ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माथुर, देश में कोविड के स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये संख्या बढ़ेगी। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संख्या उनकी भी बढ़ेगी जो कि बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। आखिर में सिचुएशन ये आएगी कि करीब करीब 90 से ऊपर जो है वो ठीक हो जाएंगे और ये करीब फिगर एंड ऑफ पेंडेमिक में मृत्यु दर बहुत ही कम है, तो ये करीब 99% और उससे भी ऊपर पहुंचेगी। दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं कि 90% लगभग हो गई है ये दर ठीक होने की। ठीक होने की दर बेहतर होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि संक्रमित होने के 15 दिन लग जाते हैं। मरीज को कहते हैं कि वो ठीक हो गया है। 15 दिन तक तो हम हमेशा ये बैकलॉग रहेगा। जब तक पेंडेमिक का एंड नहीं आएगा तब तक ये फिगर जो है वो 90% तक नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत संतोषजनक बात है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उसका मतलब दो है कि एक तो मरीज जो संक्रमित हो रहे हैं रिलेटिवली उनकी संख्या कम हो रही है ठीक होने के अंदर, इसलिए उनकी संख्या जो परसेंटेज वाइज है वो बढ़ रही है। डॉक्टर माथुर, सरकार कोरोना को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रही। हम लोग भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पे दिल्ली पुलिस ने 3052 लोगों का चालान किया और अब तक दिल्ली पुलिस 1,16,000 से अधिक लोगों का चालान काट चुकी है। हालांकि पुलिस इसके साथ मास्क भी वितरित कर रही है और 1.5 लाख से ज्यादा उसने मास्क भी वितरित किए हैं। डॉक्टर माथुर, आप ऐसे लोगों से आकाशवाणी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही उनसे अपील करना चाहूंगा कि देखिए, जब तक लॉकडाउन था तब तक तो अनुशासन का पालन करना आसान था, लेकिन अब जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉकिंग शुरू हुई है, तो ये लॉकडाउन का पालन करना, प्रिकॉशंस लेना, ये और मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि आप एक दूसरे से मिलेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन करना या फिर फेस मास्क हर वक्त पहने रहना या फिर हर वक्त हाथ धोना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अब और भी ज्यादा जरूरी है ऐसा करना बनिस्बत उसके जब लॉकडाउन था, क्योंकि अब संक्रमित होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे और जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसलिए सभी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और दिल्ली पुलिस और भी कई प्रदेशों की पुलिस जो भी कानून बनाए और जो भी रूल्स बनाए उसका पालन करें। हमेशा पुलिस और डॉक्टर दोनों मिलकर ही इस पेंडेमिक की लड़ाई को जीतने में लगे हैं। डॉक्टर माथुर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने स्टूडेंट्स को लेकर चिंता जाहिर की है कि पिछले 4 महीनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी दिनचर्या बदल गई है और वो कहीं न कहीं मानसिक तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। आप उस विद्यार्थी वर्ग को क्या कहेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज रखा जाए, उनकी एजुकेशन भी चलती रहे, थोड़ी बहुत जितना भी ऑनलाइन चला सकते हैं, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, वो पैनिक अटैक्स में ना ही जाए या परेशान नहीं हो, कोई डिप्रेशन नहीं हो, और इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि उनको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। एक तो स्टूडेंट ग्रुप जो है वो हेल्दी ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा संक्रमित भी हो जाता है तो उस संक्रमण से बाहर आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जितनी भी हो जारी रखनी चाहिए और बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। इस समय राजधानी में कोरोना संक्रमण के फैलाव का पता लगाने के लिए पिछले शनिवार से सीरो सर्वे का दूसरा चरण शुरू किया गया था। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इस समय कितने फीसदी लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। डॉक्टर माथुर, ये सीरो सर्वे कोरोना से निपटने के लिए नीति निर्धारण में कितने अहम है ये सर्वे? कई सारे हम लोग टेस्ट करते हैं, इसमें एक टेस्ट है ये एंटीबॉडीज टेस्ट। इससे ये पता चल जाता है कि लार्ज स्केल पे कितने लोगों में एंटीबॉडीज हैं। उससे कुछ अंदाजा ये लगता है कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं या फिर संक्रमित होने के बाद उनके अंदर कितनों में एंटीबॉडीज बनी हैं, या जिनका पता भी नहीं चला कि वो संक्रमण हुए थे उसमें कितने लोगों में एंटीबॉडीज हैं। उससे करीब अंदाजा लगता है कि प्रेवलेंस क्या रही होगी इन्फेक्शन की इन जनरल पब्लिक। लेकिन ये जो टेस्ट है इसमें
ये बिल्कुल इट्स नॉट लाइक RT-PCR, इसमें ये कहना कि संक्रमण है या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। खाली इससे यही जानकारी निकलती है कि इसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं या नहीं। तो ये भी पता चलता है कि कभी न कभी ये संक्रमित हुए हैं कोरोना से? ये भी पता चलता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज को पता भी नहीं था कि वो संक्रमित था और एंटीबॉडीज आ गए हैं, तो हो सकता है कि वो संक्रमित हो। लेकिन कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि संक्रमित भी हुए थे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं आए। तो दोनों तरह से है। जैसा कि सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए थे कुछ दिनों पहले कि N95 मास्क जो है वो आम लोगों के लिए नहीं है और उनके प्रयोग को बंद करने के लिए सरकार ने कहा था। तो क्यों N95 आम लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए और किस तरह के मास्क का प्रयोग करना चाहिए? N95 जो मास्क है वो स्पेशलाइज्ड मास्क है और उसको खाली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिकमेंड किया गया है, क्योंकि उनका ड्यूटी ऐसी जगह होती है जहां पे वो ऐसे मरीज को इस स्थिति में देखते हैं जिसमें एरोसोल जनरेट होता है। जैसे कि उसको कई बार गले में ट्यूब डालते हैं या उसका गला देखते हैं या उसका सैंपल लेते हैं, उसकी सांस के बहुत पास में आ जाते हैं, या फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको नेबुलाइज करते हैं, उसको डेंटल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एरोसोल्स जनरेट होते हैं और उसमें N95 और भी प्रोटेक्शन उसके आगे भी करने की जरूरत है। लेकिन जनता को इस सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल मास्क लगा के भी एज इफेक्टिव रहेंगे। अपने घर में बना हुआ होममेड मास्क लगाएं और उससे वो बचे रहेंगे। उनको N95 लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि वो भी N95 जैसे मास्क जो कि महंगे भी हैं उनको यूज करेंगे तो फिर इतने मास्क नहीं बन सकते हैं कि सारे देश में हर एक व्यक्ति को N95 हर रोज उपलब्ध किया जाए। तो वो स्पेशलाइज्ड मास्क है, वो उसकी जरूरत भी नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी गलत जगह यूज करके उसका वेस्टेज होगा। डॉक्टर माथुर, अगर आप किसी दूसरी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं और आपका उपचार पहले से चल रहा है, तो क्या उस केस में कोरोना का उपचार साथ चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि दोनों इलाज चलेंगे। और आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं उसका इलाज बिल्कुल वैसा के वैसा ही चलेगा। कोरोना का जितनी भी इलाज है ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई हम ऐसी दवाई देते हों जिसका उससे कोई रिएक्शन हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए वो इलाज बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा। और बल्कि उसका इलाज अगर किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं उसका इलाज अच्छी तरीके से करना और भी जरूरी है अगर कोरोना हो तो। कौन सा व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और प्लाज्मा डोनेट करने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती? उससे कोई बॉडी की इम्यूनिटी तो कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। प्लाज्मा डोनेशन स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया होती है जो कि कुछ ब्लड बैंक्स में अवेलेबल होती है और इसमें खाली प्लाज्मा लिया जाता है, रेड सेल्स आपके वापस कर दिए जाते हैं आपको। और प्लाज्मा जो है वो कोई भी दे सकता है जो कि रिकवर कर गया हो कोविड से। और कई बार हम उसके एंटीबॉडी टेस्ट भी करेंगे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बहुत कम है तो वो प्लाज्मा इतना इफेक्टिव नहीं होगा। डॉक्टर माथुर, कोई मरीज जब ठीक हो जाता है कोरोना से तो कितने दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? ठीक होने के तुरंत बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। कोई ऐसी अवधि नहीं है कि बीच में कुछ अवधि हो कि जिसमें आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाए। जब मरीज ठीक है, मरीज यूजुअली 10 से 12 दिन के बीच में ठीक हो जाता है इंफेक्शन के, और फिर भी हम 17 दिन का पीरियड देते हैं तो उसको क्वारंटाइन रखने के लिए। तो 17 दिन फ्रॉम द डे ऑफ गेटिंग टेस्टेड पॉजिटिव आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। उसके बाद कभी भी आप प्लाज्मा दे सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा देने के लिए जब भी आप प्लाज्मा देंगे या कोई भी ब्लड देते हैं, डॉक्टर पहले जांच करेंगे आपकी और वो आपको पाएंगे कि आपका सब कुछ ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर भी लेंगे और सब जांच करेंगे और फिर प्लाज्मा लेंगे। ज्यादातर केसेस में आप प्लाज्मा देने के काबिल होंगे इन्फेक्शन के रिकवर करने के तुरंत बाद। डॉक्टर माथुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर NN माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम पुनः सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।